Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to continue our chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age from class 7th SS semester 1. Administrative system in the villages. Village institutions were very important during the medieval period. मिडिवल पीरियड के दौरान जो गांव की संस्थाएं होती थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी. द पंचायत लुक्ड आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन. पंचायत गांव के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी यानी कामकाज को देखती थी. द हेड ऑफ द पंचायत वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स. जो पंचायत के हेड होते थे उन्हें मुखी या फिर सरपंच कहा जाता था और उनके ऊपर पूरे जिम्मेदारी होती थी कि वे लोगों की सुरक्षा करें, साथ ही साथ गांव के लोगों के साथ न्याय करें. हिज वॉज द फाइनल वर्ड. अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसे फाइनल वर्ड्स मान लिया जाता था. इसका मतलब ये कि अब कोई भी सुनवाई नहीं होगी. उन्होंने जो बात कर दी अब उसके अलावा कोई और बात नहीं होगी. Still in many cases the ग्राम सभा would also give verdict and punish culprits. कुछ ऐसे केसेस होते थे जिसमें ग्राम सभा भी जो है वो पनिशमेंट सुना सकती थी और जो दोषी होते थे उनको सज़ा देती थी. Even today at the village level the ग्राम पंचायत और the elders of the पंचायत provide guidelines to the people. आज भी अगर गांव के स्तर पर देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत है या फिर जो एल्डर्स हैं वो एक तरह से गांव के लोगों को निर्देश करते हैं. At time, land revenue was the main income of the kingdom. उस समय जो इनकम ज़मीन से आती थी वही मेन इनकम होती थी उस राज्य की. Each kingdom had different ways of collecting land revenue, but usually the sixth part of the cultivation was taken as the land revenue. हर राज्य का अपना अलग अलग तरीका होता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, लेकिन ज़्यादातर कल्टीवेशन यानी जो पैदावार होती थी उसका छठा भाग कर के तौर पर कलेक्ट किया जाता था. Apart from this, other taxes were also levied on the people. इसके अलावा और भी बहुत सारे कर जो थे वो लोगों पर लगाए जाते थे. Different officers were appointed for different activities. अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे. Moreover, taxes were collected at ports and octroi points. ज़्यादातर जो कर थे वो पोर्ट्स और ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स पर कलेक्ट किए जाते थे. ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है जहाँ से आप अपना जो गांव है या फिर शहर है उसमें जब आप एंटर होते हो तो वो जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स कहते हैं. लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स. अब ये जो टैक्स होते थे तो लैंडलॉर्ड इस टैक्स को कलेक्ट करते थे और फिर ये राजा को एक तरह से तोहफा मतलब गिफ्ट की तरह ये उनको देते थे. नाउ नेक्स्ट इज लिटरेचर. During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds. राजपूत एज के दौरान बहुत ज़्यादा जो धार्मिक लिखावट है वो मिली है. साथ ही साथ काफ़ी अलग अलग तरह के साहित्य है वो भी लिखा गया है. Scholars and education received great patronage from kings. जो विद्वान होते थे या फिर जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे उनको राजा से काफ़ी सहायता मिलती थी. Many literary works were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, Kannada, Telugu, etc. तो अलग अलग साहित्य जो था वो अलग अलग भाषाओं में बनाया गया था, जैसे संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु ऐसे बहुत सारी और. द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ कंपोज द एपिक शिशुपालवध. इसी तरह से जो सबसे महान संस्कृत पोएट थे माघ उन्होंने शिशुपाल वध महाकाव्य लिखा था. The epic describes the killing of शिशुपाल by श्री कृष्ण. इस महाकाव्य में यह बताया गया था कि किस तरह श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था. Similarly, another poet, Sri Harsh, wrote the epic नाइषादा चरित्र, which is about the story of नल and दमयंती. इसी तरीके से और एक कवि थे श्री हर्ष. उन्होंने नाइषादा चरित्र महाकाव्य लिखा था जिसमें उन्होंने नल और दमयंती की कहानी के बारे में बताया था. इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज संग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण वर प्रेजेंटेड इन अ लिरिकल मैनर. इसके अलावा राधा और बाकी गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की तारीफ में जो गाने गाए गए हैं उसको भी गाने के अंदाज में लिखा गया है. The biography and the achievements of the king were also composed in a poetic manner. जो राजा होते थे उस ज़माने में
उनकी बायोग्राफी या फिर उनके जो अचीवमेंट्स हैं, इन सबको भी गाने के फॉर्म में लिखा गया है। हेमचंद्र आचार्य wrote Kumarpal Charita based on the life of Solanki king of Gujarat Kumarpal and a grammar book Siddham Sabd Anushasanam. As the title indicates, the names of King Siddharaj Jaisingh and Hemchandra Acharya are associated with this book. इसी तरीके से और एक पोएट थे हेमचंद्र आचार्य, उन्होंने कुमारपाल चरित्र लिखा जो कि गुजरात के सोलंकी राजा यानी कुमारपाल उनके जीवन के बारे में था। इसके अलावा उन्होंने एक ग्रामर बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सिद्धम शब्द अनुशासन। तो ये जो बुक के नाम थे ये एक तरह से राजाओं के नाम से जुड़े हुए थे, जैसे राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्र आचार्य। This book was considered so important that it was placed on an elephant during a procession in Patan. यह बुक जो है उसको इतना इम्पोर्टेंट माना गया था कि जब पाटन में प्रोसेशन हो रहा था, यानी कि जब जुलूस निकल रहा था, तब इसको हाथी के ऊपर रखकर घुमाया गया था। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वे ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस समय ना केवल गाने लिखे गए बल्कि नाटक भी लिखे गए थे। भावभूति wrote Uttaram Charita while Pandit Narayan composed Hitopdesh, a collection of stories based on the Panchatantra. भावभूति ने उत्तरम चरित्र लिखा था जबकि पंडित नारायण ने हितोपदेश लिखा था, जो कि बहुत सारी कहानियों का कलेक्शन था जो कि पंचतंत्र की कहानियों पर बेस्ड थी। Either your school or a nearby library must be having books containing collection of stories or folk tales. तो इसी तरह से आपके स्कूल में या फिर पास की लाइब्रेरी में ऐसी काफ़ी सारी किताबें होंगी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ या फिर लोक जो कथाएं हैं वो मौजूद होंगी। सो लेट अस नाउ डू अ रीडिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर रीडिंग एक्टिविटी के तौर पे आपको पोएट और उनका जो वर्क है वो दिया हुआ है। नाउ विल कंटिन्यू फर्दर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।